नमस्कार साथियों, माँ हिंदी साहित्यिक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिनों से हम कई वीडियो देख चुके हैं, कक्षा 9-10 के वीडियो देख चुके हैं और हिंदी साहित्य इतिहास के कई वीडियो देख चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम कक्षा 9 के इस अध्याय को पढ़ाएंगे जो कि लगातार चल रहे हैं। 4 अध्याय हम पढ़ा चुके हैं पहले ही। आज 5वां अध्याय चपला देवी को हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस अध्याय से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो आइए हम आज अपने इस अध्याय को शुरू करते हैं। चपला देवी। चपला देवी द्विवेदी युगीन लेखिका। चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। चपला देवी किस युग की आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 भाग है उसमें से आधुनिक काल में भारतेंदु के बाद जो द्विवेदी युग आता है उस काल की या उस युग की ये लेखिका हैं चपला देवी। अब यहाँ इनका जो परिचय मिलता है केवल इतना सा है कि इनके जो पर्सनैलिटी और जो इनके जो रचनाएं हैं, इनके व्यक्तित्व और जो रचनाएं हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों की साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई। केवल इनकी कुछ रचना ही जो इस अध्याय में पढ़ेंगे वो ही हमें प्राप्त हो पाई है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है। सन 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री मैना आजादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। किस शैली में है? तो यह रिपोर्टाज की प्रारंभिक शैली में है। रचना के बारे में देखते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह जो हमारा अध्याय है द्विवेदी युग में भारतेंदु युग के लगभग से गद्य साहित्य की शुरुआत अच्छी बेहतर ढंग से हुई। गद्य साहित्य तो बहुत पहले भी लिखा गया था, आदिकाल में भी गद्य साहित्य मिलता है, किंतु गद्य साहित्य का आविर्भाव आधुनिक काल में हुआ। और जब आधुनिक काल में द्विवेदी युग में जब चल रहा था तो उस समय हिंदी भाषा के परिमार्जन पर बहुत कार्य हुए। किंतु जो हमारा आज का अध्याय है उसमें यह बताया गया है कि इसमें जो मैना देवी का जो योगदान है उसके योगदान के साथ साथ जो बालिका मैना है उसके योगदान के साथ साथ उस समय की भाषा के बारे में भी बताया गया है कि द्विवेदी युग में भाषा कैसी रही है, गद्य की भाषा कैसी रही है। बढ़ते हैं अपने मूल अध्याय की ओर। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। अध्याय नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। अंग्रेजों के अत्याचार उस समय काफी बड़े हुए थे तो काफी हमारे
स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए हैं। पुरुष ही नहीं, उसमें महिला वीरांगनाएं भी शामिल रही हैं। देखते हैं। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सकी। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, यानी पत्थर जैसे कठोर हृदय को भी एक बार पिघला देगा, केवल उस घटना का वर्णन आप यदि सुन लेंगे तो। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। उसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति के को गोले बरसाने से मना कर दिया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति ने जवाब दिया, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका कहने लगी, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति ने फिर जवाब दिया, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। बालिका ने फिर पूछा, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्यों के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। उस पर बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मैं और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। यहाँ पर बालिका फिर कह रही है कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं और आपकी प्यारी कन्या में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्षों पूर्व मेरे पास बराबर आती रहती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। अब सेनापति पहचान गए हैं। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना है कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, अर्थात सहेली हो, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम वहां आ पहुंचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। आउट्रम ने जवाब दिया, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे ने कहा, तो लॉर्ड कैनिंग
या जो उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय पर एक तार देना चाहिए, यानी सूचना कर देनी चाहिए हमें उनको इस बारे में। तो आउट्रम ने फिर इस पर देखो क्या कहा है। आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम एक महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। वो पूछ रहे हैं कि आपका ऐसा क्या कारण है जो आप इस महल को बचाना चाहते हैं। सेनापति हे के मन में दुखी होकर वहां से चला गया। सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां से आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने, जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने यह जवाब दिया उस तार के बदले कि जो लंदन में मंत्रिमंडल है वहां से इसकी अनुमति मिल सकती है, इसके अभाव में कुछ नहीं किया जा सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की नाना से आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह एक कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। उस अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाले जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां आए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो। देखिए, जो हमने गद्य भाषा का यहाँ द्विवेदी युग की गद्य भाषा के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो यहाँ एक शब्द देखो, पहचान कर या पहचान कर, ऐसे शब्द उस समय की जो गद्य भाषा की शुरुआत थी उसमें आते थे। तो अभी देखते हैं। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, कौन? जनरल आउट्रम। ओहो, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं, जी भरकर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर, कौन सा समाचार पत्र था चिटनवीस का? बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई।
भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय समाप्त होता है। हमने आज मैना देवी अध्याय को मैना देवी चपला देवी द्वारा रचित मैना देवी के बारे में, जो स्वतंत्रता आंदोलन में एक नन्ही बालिका होते हुए भी हमें काफी शिक्षा दी गई है इस अध्याय के माध्यम से, कि अपनी निवास स्थान, अपनी मातृभूमि से हमें कितना लगाव रखना चाहिए और कितनी जरूरी है, हमें अपनी मातृभूमि से प्यार कितना जरूरी है, ये इस अध्याय के माध्यम से देखने को मिला। इस अध्याय को आप अच्छी तरीके से पढ़ करके, आपके पास बुक्स भी उपलब्ध हैं तो वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, और इसको पढ़ करके इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, जो आपकी कक्षाओं के प्रश्न उत्तर हैं, आप उनको जरूर देखें। और वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम काफ़ी वीडियो बना रहे हैं और उसके बाद आपको टाइम से पता चल जाए कि हमें कब कौन सी वीडियो मिलने वाली है। अब कक्षा 10 की और हिंदी साहित्य के इतिहास की भी कुछ वीडियो समय के साथ अपलोड कर दी जाएंगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार साथियों।